दो सासों का ससुराल। आइए आपको ले चलते हैं सत्तू निवास में। सुनकर जरा अजीब सा लगता है ना, सत्तू निवास। पर जिनका घर ही सत्तू के बिजनेस से चलता हो वो अपने घर का नाम सत्तू निवास नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। आज से 30 साल पहले सत्तू निवास में आई दो बहुएं, कोकिला और रंजू, जो आते ही दरवाजे पर झगड़ा करने लगी। हट जा रंजू दरवाजे से, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहले कलश को पैर मैं मारूंगी। पर जिस हिसाब से तेरा शरीर है ना, तेरे लिए यहाँ कलश नहीं एक बड़े से घड़े की जरूरत है, क्योंकि मटके जैसा तो तेरा खुद का पेट है। मुझसे बहस मत कर रंजू, वरना ये लोटा तेरे सर पर फोड़ दूंगी। बताइए माँ जी, इस अनपढ़ गवार को ये भी नहीं पता कि ये तो पीतल का बना हुआ है और पीतल का बना हुआ लोटा फूट नहीं सकता। ये सुनते ही गुस्से से कोकिला अनाज से भरे उस लोटे को उठाती है और रंजू की तरफ फेंकती है। पर लोटा रंजू को नहीं लगता, वो तो हवा में उड़ता हुआ सीधा घर की मालकिन यानी कि रंजू और कोकिला की सास के सर पर बच जाता है। अरे मारी रे, मर गई रे। और इसी तरह हर समय कोकिला और रंजू लड़ती रहती और उनकी लड़ाई में पिसती उनकी सास यानी कि देवकी जी। पर कुछ ही दिनों बाद कोकिला और रंजू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और जैसे ही दोनों अपने अपने बेटों को जन्म देती है, दोनों के बीच की ये लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों खुशी खुशी बहनों की तरह रहने लगती है। आज गौतम पूरे 28 साल का हो गया है, सोच रही हूँ उसके लिए बहू लेकर आऊँ अब। लीजिए भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि प्रेम के लिए लड़की ले आऊं। आखिर वो पूरे 28 साल का हो गया है आज। मैंने तो लड़की देख भी रखी है, मैं तो 2 महीने बाद ही अपनी बहू को घर ले आऊंगी। सही में देखिए तो क्या इत्तेफाक है, मैंने भी लड़की देख रखी है। मैं तो अगले ही हफ्ते बहू लाने की सोच रही हूँ। ज्यादा तेज मत बन रंजू, मैं जानती नहीं हूँ क्या तू वही करना चाहती है जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे लगा था तू सुधर गई है, पर तू कभी नहीं सुधरने वाली। मुझे अभी भी याद है कैसे गृह प्रवेश के वक्त तूने अपनी औकात दिखा दी थी। अरे काले कौवे के मुंह की, तुझे भाभी भाभी बोलकर सर पर बिठाया तो तू मेरे सर पर नाचने लगी है। आज तक इस घर में मैं देवरानी बनकर रही हूँ ना, अब देख लेना, तेरी बहू के इस घर में आने के 5 मिनट पहले ही मैं अपनी बहू को इस घर में ले आऊंगी और उसे जेठानी का दर्जा दिलवाऊंगी और देवरानी बनेगी तेरी बहू। और इतने दिनों तक जो मैं सहती आई हूँ ना, वो अब तेरी बहू सहेगी। वो कहते हैं ना, अगर शेर शिकार करना छोड़ दे तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो शिकार करना भूल गया। कोकिला और रंजू जिस जलन को अपने मन में दबाए बैठी थी, आज अपने बेटे की शादी की बात निकलते ही वो फिर से जाग उठती है और फौरन ही रंजू और कोकिला अपने बेटों के लिए लड़की की तलाश शुरू कर देती हैं। कोकिला अपने खानदानी पंडित जी को फोन लगाती है। जी हाँ पंडित जी, कल ही आप अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें लेकर मेरे घर पधारिए। मैं जल्द से जल्द अपने गौतम की शादी करवाना चाहती हूँ। जी नमस्ते पंडित जी। कोकिला को पंडित जी से फोन पर बात करता देख रंजू भी पंडित जी को फोन लगा देती है। बस आप ही का सहारा है पंडित जी। आज शाम को ही अच्छे अच्छे घरों की संस्कारी लड़कियों की कुंडली लेकर मेरे घर पधारिए। अब आपके ही भरोसे प्रेम की शादी होगी। चरण स्पर्श पंडित जी। तू कभी नहीं सुधर सकती। पंडित जी शाम तक तेरे पास आएंगे ना, मैं अभी के अभी उनके पास चली जाती हूँ। अच्छी लड़की तो पहले मैं चुनूंगी अपने गौतम के लिए, फिर उनके पास जो बचे कुचे रिश्ते बचेंगे उनमें से तू भी एक लड़की प्रेम के लिए चुन लेना। और इसके पहले कि कोकिला पंडित जी के पास जाने के लिए घर से निकले, रंजू फौरन गाड़ी में बैठकर पंडित जी के पास पहुंच जाती है और उसके 5 मिनट बाद कोकिला वहां पहुंच जाती है। तुम दोनों की शादी भी सत्तू निवास में मैंने ही कराई थी, तो मुझ पर भरोसा रखो। मैंने प्रेम और गौतम के लिए अच्छी लड़की देख ली है। अब तुम दोनों अपने अपने बेटे का रिश्ता लेकर कन्याओं के घर चली जाओ और रिश्ता पक्का कर लो। पंडित जी के कहने की देर थी कि रंजू निशा के घर प्रेम का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है और आने वाले पहले ही मुहूर्त को अपने बेटे की शादी तय कर देती है। कोकिला भी पीछे कहाँ हटने वाली थी, वो भी उसी तारीख और उसी मुहूर्त पर गौतम की शादी गोपी से करने का तय कर लेती है और एक साथ सत्तू निवास के बाहर सज जाते हैं 2 मंडप और एक ही साथ प्रेम और गौतम की शादी की रस्में अलग अलग शुरू हो जाती है। निशा का लहंगा तो कियारा आडवाणी के लहंगे से मिलता है, मुंबई से मंगवा कर दिया क्या रंजू? अरे ये मेरी बहू है, इसके लिए तो मैं विदेश से हीरो का लहंगा मंगवा दूं, तो ये मुंबई के लहंगे की क्या बात है। ये सुनते ही कोकिला के भौं ऊपर चढ़ जाते हैं। ए गोपी,
ये लहंगा कहाँ से लिया तूने? ये लहंगा तो मेरी नानी का है मम्मी जी। सत्यानाश, अब सभी के सामने मेरा पोपट हो जाएगा। तू चल यहाँ से। 2 मिनट पंडित जी, एक बार रस्म जरा रोकनी पड़ेगी आपको, मुझे अपनी बहू का लहंगा बदलवाना है। और सिर्फ रंजू की बहू को नीचा दिखाने के लिए चलती हुई रस्मों को रोककर कोकिला गोपी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और चांदी के तार की एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा उसे पहनने के लिए देती है। जैसे ही गोपी इस लहंगे को पहनकर अंदर आती है, सभी उसी को देखते जाते हैं। क्या हुआ रंजू, चांदी आ गई ना आंखें? कहाँ तेरी बहू, कहाँ मेरी? लग रही है ना सत्तू निवास की जिठानी। वो तो गृह प्रवेश के वक्त पता चलेगा, क्योंकि मेरे बेटे बहू की तो आधी से ज्यादा रस्में पूरी हो चुकी है। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम घर और पहले होगा मेरी बहू का गृह प्रवेश और बन जाएगी वो गोपी की जेठानी। पंडित जी, सुपर फास्ट तरीके से मंत्र पढ़िए। किसी भी तरह से 1.5 घंटे में रस्में संपन्न हो जानी चाहिए। ये अपने कंपटीशन में तुम मुझे मेरे फेरों के मंत्र भी नहीं सुनने दे रही हो मम्मी। क्या फर्क पड़ता है कौन पहले गृह प्रवेश करके घर में जाए, रहना तो उसी घर में ना। और गोपी और गौतम के पहले ही निशा और प्रेम सत्तू निवास के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जल्दी इस कलश को लात मार और अंदर आजा बहू। रुक जाओ मम्मी, गौतम को आने दो। भले हम अलग अलग कोख से पैदा हुए, पर हम एक ही वक्त जन्मे। हमारी शादी भी एक ही मुहूर्त पर हुई, तो गृह प्रवेश भी एक साथ हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा मम्मी? भले वो मेरा सगा भाई नहीं है, पर मेरे लिए मेरे जिगर का टुकड़ा है गौतम। तभी गौतम और गोपी भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है प्रेम, पहले तू घर के अंदर जा या मैं? चाची का माना है तो तू पहले चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अपना दाया पैर आगे कर सबसे पहले निशा अपने ससुराल की दहलीज लांग कर अंदर आ जाती है और बन जाती है घर की जेठानी। अब तो हो गया मम्मी चाची, दोनों बहुओं का गृह प्रवेश हो गया ना। अब हम अपने अपने कमरे में जा सकते हैं कि नहीं? अरे ऐसे कैसे बेटा, तुम दोनों को आपस में कोई भी कमरा लेने में दिक्कत नहीं थी, इसलिए प्रेम ने छोटा कमरा ले लिया और तुमसे कुछ कहा भी नहीं। पर अब तुम दोनों की पत्नी आ गई है, उनकी भी तो मर्जी पूछी जाएगी। ओहदे में तुम बड़ी हो निशा, तो बताओ तुम्हें किस कमरे में जाना है? और ये पूछते हुए रंजू निशा को आंख मार देती है। ये हमेशा से छोटे कमरे में रह गए तो क्या हुआ, मुझे छोटा कमरा नहीं चाहिए, मुझे वो बड़ा वाला कमरा ही चाहिए मम्मी जी। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। ये देखकर कुछ याद आया कि नहीं कोकिला? जब मैं इस घर में आई थी, तूने भी आते ही पहले बड़ा कमरा चुन लिया था और फिर पूरी रात थकी होने के बावजूद भी मैं आराम नहीं कर पाई, क्योंकि सारी रात तो मेरी कमरे का सामान शिफ्ट करने में ही चली गई। हाँ, जैसे मैं तो सोई गई थी। मेरे पति का भी तो कमरा बदला था, मैं भी तो पूरी रात शिफ्टिंग ही कर रही थी। रंजू और कोकिला बहस करती रहती है और दोनों ही जोड़े की पहली नाइट बर्बाद कर देती है। और पूरी रात गोपी और निशा अपने अपने पतियों के कमरे के सामान को इधर से उधर करती रह जाती है। इसी में सुबह के 5 बज जाते हैं। चलिए रूम में कमरा शिफ्ट हो गया है। 7 बजे तो उठने का वक्त हो जाएगा। चलो कोई नहीं, 2 घंटे तुमसे बात ही कर लेता हूँ। ये कहकर गौतम अपने कमरे में जाने को तैयार होता ही है कि वहाँ कोकिला आ जाती है। अरे वाह गोपी बहू, तू इतनी सवेरे उठ भी गई। इसी से समझ में आ जाता है कि बस घर में पहले आ जाने से कोई जेठानी नहीं बन जाता। बड़ी बहू के सारे गुण तो तुझ में है। तो कौन सा मेरी निशा अब तक सो रही है, वो भी उठकर खड़ी है? एक काम कर निशा, मेरे कमरे में आ जा। मैं तुझे एक अच्छी सी भारी साड़ी और कुछ गहने दे देती हूँ। आज मुंह दिखाए के वक्त सभी के सामने तू वही पहन कर आना। लगना चाहिए तू घर की बड़ी बहू है। रंजू और कोकिला अपने बीच की जंग को यलगार दे देती है और कुछ घंटे बाद पड़ोस की औरतें दोनों बहुओं की मुंह दिखाए के लिए सत्तू निवास पहुंच जाती है, जहां एक तरफ से गोपी सबके सामने चेहरा ढक कर आती है, दूसरी तरफ से निशा। अब सब एक एक करके दोनों बहुओं का घूंघट हटाकर उनका चेहरा देखकर बताओ कि ज्यादा सुंदर बहू किसकी आई है, मेरी या रंजू की। सबसे पहले विमला दोनों बहुओं का चेहरा देखती है और देखते ही कहती है, लगता है देवकी काकी सारे गहने रंजू को ही देकर चली गई। खानदानी हार तो बड़ी बहू के गले में है, लगता है गोपी को कुछ मिला ही नहीं। क्या? मैंने तुझे 4-4 तोले के सोने के नेकलेस निकाल कर दिए थे, वो क्यों नहीं पहने तूने गोपी? मुझे लगा वो आउटडेटेड लगेंगे मम्मी जी। ये सुनते ही कोकिला गोपी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है।
और उसे किसी मूर्ति की तरह गहनों से लाद कर बाहर सबके सामने ले आती है। अब तो निशा फीकी पड़ गई गोपी के सामने। ए निशा, अंदर चल। रंजू और गहने निकालकर निशा को पहना देती है और इसी तरह हर वक्त दोनों बहुओं के बीच कंपटीशन चलता ही रहता है। इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं और एक सुबह गोपी अपना सर पकड़े अपने कमरे से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बहू, अचानक तेरे सर में दर्द कैसे होने लगा? लगता है किसी की बुरी नजर तुझ पर पड़ गई है। वैसे भी यहाँ नजर लगाने का ही लोग बैठे हुए हैं। नहीं मम्मी जी, पता नहीं कल से बहुत चक्कर आ रहे हैं। रात को 2 बार उल्टी भी की मैंने। क्या आज ही सुनते हो? हे भगवान, बहू तूने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। सारे नौकरों में मिठाइयाँ बंटवाओ, ढोल बजवाओ, सबको पता लगना चाहिए कि कोकिला का वारिस आने वाला है। ए देख लिया रंजू, सिर्फ जेठानी बनने से नहीं होता, घर में सबसे पहले खुशी खबर भी देनी पड़ती है, जो मेरी बहू ने दे दी। तो ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे 8 महीने में भी हो जाते हैं। भले मेरी बहू लेट से प्रेग्नेंट होगी, पर उसका बच्चा तेरे पोते से पहले आएगा। अभी से अपनी उंगलियों पर 15 दिन जोड़ ले। 2 हफ्ते पार होते होते मेरी बहू भी तुझे गुड न्यूज़ दे देगी। क्यों दे देगी ना निशा? 15 दिन ज्यादा नहीं बोल दिया मम्मी जी? मैंने तो 1 दिन का ही सोचा था। और हमेशा अपनी सास के सामने अच्छी बनने के लिए निशा एक प्रेगनेंसी किट मंगवाती है और उसमें लाल पेन से मार्क कर देती है। अगली सुबह, मम्मी जी मैं माँ बनने वाली हूँ, देखिए। ले देख ले कोकिला। मुझे तो एसिडिटी हुई थी और ये निशा भाभी तो सच में प्रेग्नेंट है। अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो न जाने क्या होगा। मुझे अब इस झूठ को सच की तरह दिखाना पड़ेगा। लीजिए मम्मी जी, चाची जी की बहू मेरे प्रेग्नेंट होने के 1 दिन बाद प्रेग्नेंट हुई है, पर चाची जी की खुशी तो देखो। अरे भाई, बच्चा तो पहले मुझे ही होगा, आप क्यों खुशी मना रही है चाची जी? तो आज ही मुझसे लिखवा ले, पहले मेरी ही बहू की डिलीवरी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। क्या भला को मोल रही हो मम्मी जी? ऐसा तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हुई नहीं। और अगले ही पल से रंजू अपनी बहू को वो सारी चीज़ें खिलाने लगती है जिससे उसकी डिलीवरी और जल्दी और आराम से हो जाए। ले बहू, ये साबुत अनाज खा, इससे तेरी डिलीवरी और सही से होगी। ऑपरेशन करके कटवाने छटवाने का कोई झंझट नहीं होगा। और ये ले गुंद के लड्डू, इससे शरीर मजबूत बना रहेगा। दूध मलाई खा बहू, तुझे निशा से पहले बच्चे को जन्म देना है। जो 1 दिन में प्रेग्नेंट हो सकती है, वो 8 महीने में डिलीवरी भी कर सकती है। दूध? मुझे लैक्टिक एसिड से एलर्जी है मम्मी जी। लैक्टिक क्या, इलेक्ट्रिक बायो इलेक्ट्रिक मत कर बहू, तुझे एक मोटे ताजे बच्चे को जन्म देना है बस। और दोनों सास इस होड़ में लग जाती है कि उसकी बहू की डिलीवरी पहले कैसे हो। माँ से पूछती हूँ, उन्होंने मेरी डिलीवरी नॉर्मल करवाई थी, उन्हें पता होगा कि कैसे बच्चा वक्त से पहले हो सकता है। और कोकिला फौरन अपनी माँ को फ़ोन लगाती है, जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से बच्चा जल्दी हो जाता है। और ये सुनते ही कोकिला गोपी के पास भागती हुई जाती है। अरे ये क्या बिस्तर पर पड़ी हुई है बहू तू, इस तरह से बच्चा नहीं होने वाला। चल जल्दी जल्दी उठ और मेरे साथ आ जा। जो औरत पेट से मम्मी जी, वो जितना आराम करेगी बच्चा उतना स्वस्थ होगा ना। अरे पर वो जल्दी भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए तुझे सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेगी, वो भी जितनी बार हो सके। हाँ चल आजा। और कोकिला अपने हाथ में छड़ी लेकर खड़ी हो जाती है और गोपी को कभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़वाती तो कभी नीचे उतरवाती। और ये रंजू देख लेती है। मतलब चलने से बच्चा ज्यादा जल्दी होता है। और क्या था, रंजू जिम इक्विपमेंट वालों को फ़ोन करके अपने घर में एक ट्रेडमिल मंगवा लेती है और जिम के कपड़े पहनाकर अपनी बहू को ट्रेडमिल पर दौड़वाने लगती है। मम्मी जी धीरे, ऐसे तो पहले ही महीने में मेरी डिलीवरी हो जाएगी, जरा धीरे मम्मी जी, आपने स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी जल्दी बच्चा आएगा बहू। पैरों को अच्छे से स्ट्रेच कर बहू, इससे आसानी से बच्चा जल्दी होगा, मैंने रील्स में देखा है। अपने दोनों पैरों को कंधे पर क्यों नहीं चढ़ा पा रही है बहू? अरे ऐसे कैसे होगा बच्चा तुझे जल्दी? हाँ, रात को जब भी प्रेम और गौतम घर लौटते, उन्हें अपनी बीवियां कभी उठी हुई मिलती नहीं थी, क्योंकि अपनी सास के चक्कर में वो दोनों थक हार के सो जाया करती थी। और अब प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने के बाद तो दोनों सासें अपनी बहू को अपने पास ही सुलाने लगी थी। पहले तो सब ठीक चल रहा था, फिर एक रात गौतम और प्रेम घर लौटते ही नहीं। सभी उनका बहुत इंतजार करते हैं
ऑफिस में भी फोन करते हैं पर पता चलता है कि वो दोनों तो आज ऑफिस आए ही नहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं तो जा रही हूँ FIR करने। मैं भी चलती हूँ, रंजू तू घर संभाल। बहुत खोजबीन के बाद भी प्रेम और गौतम नहीं मिलते और 2 दिन बाद दोनों अपने घर लौटते हैं। उन्हें देखते ही सभी उनके गले लग जाते हैं। कहाँ गए थे तुम दोनों? ये क्या हरकत है? हम सब कितना घबरा गए थे, बताना तो चाहिए था। तुम दोनों का फोन भी बंद था, घर में प्रेग्नेंट बीवी है, उसका तो लिहाज रखते हैं। तो घर आकर हम कर भी क्या लेते बड़ी माँ, क्या फायदा? आप और मम्मी तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। और किस बच्चे के पीछे आप दोनों भाग रही हो जो बच्चा है ही नहीं? शादी के बाद जब हम दोनों अपनी पत्नियों से ठीक से मिले ही नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा? वो आई एम सॉरी मम्मी जी, आपके डर से मैंने झूठ बोल दिया था। मुझे ना एसिडिटी हुई थी। मैं भी मजबूर थी मम्मी जी। आप लोग हमारे लिए पत्नियां नहीं, अपने लिए बहू लेकर आई थी, जिससे आप एक दूसरे को नीचा दिखा सके। तो हम दोनों का इस घर में काम ही क्या है? ये सुनते ही कोकिला और रंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रंजू, वो तेरे पास एरोप्लेन बुक करने वाले का नंबर है ना, उससे 4 टिकट बुक करवा दे। हमारे दोनों बेटे हनीमून पर जाएंगे। बाय बाय। ये लोग तो चले गए, पर एक बात बताऊं भाभी, आपकी साड़ी मेरी साड़ी के आगे फीकी ही है। अरे फीकी होगी तो